नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 11th जियोग्राफी बुक सेकंड इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट के चैप्टर 2 के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम चैप्टर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी संरचना तथा भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत भाग 1 पेनिनसुला ब्लॉक प्रायद्वीपीय खंड का अध्ययन करते हैं। इस व्याख्यान का उद्देश्य आप सब विद्यार्थियों को भारत के प्रायद्वीपीय भूभाग और उसकी स्थलाकृतियों से अवगत कराना है। भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप में भौतिक संरचना और भू आकृतिक प्रक्रम के अंतर्गत एक विशिष्ट लक्षण देखने को मिलते हैं। हिमालय पर्वत व इसके दक्षिण का भारतीय क्षेत्र व इसके पड़ोसी देशों का भूगर्भिक संरचना व भौतिक जो संरचना है यह भारतीय उपमहाद्वीप कहलाती है, जो अनेक प्रकार के अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों का परिणाम है। वर्तमान में जहां भारत की स्थिति है यह हमेशा से यहाँ नहीं थी। प्राचीन काल में आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर केवल 2 ही खंड थे, एक सतलखंड के रूप में पेंजिया तथा दूसरा जलखंड के रूप में पैंथालासा। समय के साथ साथ पेंजिया का विभाजन हुआ और यह 2 भूभागों, एक लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड में बट गया। इसके बीच में टैथिस सागर की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे समय के साथ साथ यह गोंडवाना लैंड भी कई खंडों में विभाजित हो गया और उससे ही दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारतीय भूखंड की उत्पत्ति हुई। भारतीय प्लेट कालांतर में यानी बहुत लंबे समय पहले गोंडवाना लैंड का भाग थी और इसमें उस समय इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का यह हिस्सा रही, यानी भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई भूखंड जो है इसमें सम्मिलित रूप से शामिल थे। समय के साथ साथ भारतीय प्लेट का खिसकाव उत्तर की ओर हुआ और ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेट है ऑस्ट्रेलियाई प्लेट उसका खिसकाव उत्तर पूर्व दिशा की ओर हुआ और भारतीय प्लेट अभी भी लगातार उत्तर दिशा की ओर खिसक रही है। इसी का परिणाम है कि कभी कभार हिमालय क्षेत्रों में आज भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। भारत के भूवैज्ञानिक विभाग जियोलॉजिकल डिवीजन इन इंडिया, यदि हम भारतीय भूभाग का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि भारत में अनेक भौगोलिक लक्षण स्पष्ट नजर आते हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है प्रायद्वीपीय खंड। इसके बाद हिमालय पर्वत व इसकी श्रृंखलाएं, सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान, भारतीय महामरुस्थल, तटीय मैदान जिसमें पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान तथा द्वीप समूह शामिल हैं जिसमें अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी में पाए जाने वाले द्वीप शामिल हैं। आओ अब इनके अंतर्गत भारत में सबसे प्राचीनतम भूखंड प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करते हैं। प्रायद्वीपीय भूखंड, प्रायद्वीप वह क्षेत्र होता है जो 3 ओर से जल से घिरा हो, पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे भारतीय पेनिनसुला पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। यह
कर्मिक अपरदन चक्कर के कारण इसमें अनेक स्थल रूपों का विकास हुआ है और यहाँ की चट्टानें आज जीर्ण अवस्था में यानी वृद्ध अवस्था में पहुँच चुकी हैं, जिसमें अनेक खड़ी कटकें, द्रोणियाँ, रिफ्ट वैली आदि देखने को मिलती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इसका चित्र देख पा रहे हैं। प्रायद्वीपीय खंड की यदि सीमाओं की बात करें तो प्रायद्वीपीय भूखंड की उत्तरी सीमा पश्चिम में अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ, जिन्हें कैराना की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, और उत्तर में गंगा सिंधु व ब्रह्मपुत्र के मैदान के दक्षिणी भाग, और पूर्व में मेघालय या शिल्लांग के पठार तक इसकी उत्तर पश्चिमी व उत्तर पूर्वी सीमा है। दक्षिण में यह तीन ओर से जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ भूखंड है। इसके पूर्व में मेघालय, जिसे शिल्लांग का पठार या और उसका कुछ हिस्सा किर्बी एंगलोंग पठार के नाम से जाना जाता है, ये भूखंड भी प्रायद्वीपीय पठार के ही भूभाग हैं। इसके यदि हम पूर्वी खंड की बात करें, वो तो सुदूर पूर्वी भाग था, किर्बी एंगलोंग और मेघालय पठार, लेकिन जो मुख्य प्रायद्वीपीय पठार है जो वर्तमान में हमें दिखाई देता है, तो उसका पूर्वी भाग कहलाता है छोटा नागपुर पठार। और जो पूर्वी पठार है यानी बिल्कुल उत्तर पूर्वी पठार है मेघालय पठार, उनके बीच में मालदा भ्रंश थी, जो समय के साथ साथ गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के अपरदित पदार्थ से भर गई, जो आज वर्तमान में मैदान की भांति नजर आती है। प्रायद्वीपीय खंड का जो पश्चिमी भाग है वो यहाँ पर अरावली पर्वत इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है। इसकी उत्तरी सीमा जो है वो गंगा सिंधु के मैदानी भाग को छूती है, तथा पूर्वी सीमा जो है वो छोटा नागपुर पठार तथा मेघालय पठार के द्वारा बनती है। यदि यहाँ की चट्टानों का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश चट्टानें कठोर चट्टानें हैं, जो नाइस ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से बनी हुई है, जो पूर्व कैम्ब्रियन युग में निक्षेपित अवसादों के समुद्र की सतह से ऊपर उठ जाने से बनी है। देन बात आती है कि जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, इसे होस्ट की संज्ञा क्यों दी जाती है, यानी प्रायद्वीपीय पठार को उत्खंड क्यों कहते हैं। उत्खंड का मतलब होता है ऊपर उभरा हुआ हिस्सा। यह ऐसा भूखंड है जो भूगर्भीय हलचलों के कारण समुद्र से ऊपर की ओर उठ गया, और एक बार उठने के बाद ये कभी भी दोबारा समुद्र में नहीं डूबा है। इसीलिए प्रायद्वीपीय भूखंड को उत्खंड की संज्ञा दी जाती है। जबकि जो अरब सागर का हिस्सा है ये नीचे की ओर धंस गया था, जिससे अरब सागर का निर्माण हुआ, ऐसा भूगर्भिक विद्वानों का मानना है। देन बात आती है कि जो इसका पश्चिमी भाग है, इसके पश्चिम में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, जो दुनिया के सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतों में से एक है। हालांकि यह वर्तमान में अवशिष्ट श्रृंखलाओं के रूप में विद्यमान है, लेकिन कालांतर में यह अपने समय का सबसे बलित पर्वत रहा है, जो वर्तमान में गुजरात, राजस्थान और हरियाणा व दिल्ली तक इसके अवशिष्ट खंड देखने को मिलते हैं। मुख्य श्रृंखला राजस्थान में है, जो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हुई है, जिसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है। इसी प्रकार से यदि प्रायद्वीपीय भूखंड की दक्षिणी श्रेणियों की बात करें तो इसमें अनेक श्रेणियां देखने को मिलती हैं। जैसे इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, जिसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसका दक्षिणी भाग नीलगिरी पहाड़ियाँ और सुदूर दक्षिणतम भाग जो है कार्डेमम हिल के नाम से जाना जाता है।
पूर्वी घाट के रूप में इसकी पूर्वी जो श्रृंखला है वो विद्यमान है, जिनमें पालनी पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई श्रेणी आदि प्रमुख श्रेणियाँ हैं। देन आता है समय के साथ साथ लगभग जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो उससे पहले उसी दौरान पठार के उत्तर व पश्चिमी भाग में कुछ ज्वालामुखी विस्फोट हुए, वोल्केनिक इवेंट हुई। उनके कारण से यहाँ पर एक लावा के निक्षेप से सतलागल्टी का निर्माण हुआ, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ट्रैप का मतलब होता है सीढ़ी, यानी इसका ढलान लगातार पूर्व की ओर है, जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी हो, यानी एक ऊंचा भाग है, दूसरा उससे थोड़ा नीचा है और आगे और नीचा है, यानी लगातार पूर्व की ओर इसका ढलान है। तो इसका विकास हुआ। साथ ही साथ इसका जो पश्चिमी भाग था, जिसे हम आज वर्तमान में अरब सागर के नाम से जानते हैं, वह नीचे की ओर धंस गया, जिससे हिंद महासागरीय क्षेत्र का पानी इस धंसे हुए हिस्से में भर गया, जिससे अरब सागर का निर्माण हुआ। तो ये सब प्रायद्वीपीय पठार की भूगर्भिक हलचलों के परिणाम ही ऐसी शिलाकृतियाँ बनी हैं। अब बात आती है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी स्थिति क्या है। वर्तमान में यदि हम इसकी स्थिति देखें तो इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर व उत्तर में उत्तर भारत का विशाल मैदान विद्यमान है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ और पूर्व में इसका कार्बी एंगलोंग का पठार इसकी सीमाएं बनाता है। यह लगभग 20 डिग्री से दक्षिण में एक त्रिभुजाकार आकृति में एक प्रायद्वीपीय भूखंड है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो प्रायद्वीपीय भूखंड यहाँ उत्तर में गंगा के मैदान को जहाँ इसकी सीमाएं छूती हैं, वहाँ इसकी ऊंचाई केवल 150 मीटर है। जितना हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है और इसकी ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार कम होती जाती है, यानी इसका ढलान जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है और इसकी ऊंचाई जो है वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर लगातार बढ़ती जाती है। यहाँ महाराष्ट्र के आसपास इसकी ऊंचाई 600 मीटर, फिर उससे आगे 900 और यहाँ एवरेजली 1100 मीटर के आसपास ये 900 से 1100 मीटर ऊंचा है। दक्षिण में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी के नाम से है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। दूसरी हाईएस्ट पीक यहाँ पर नीलगिरी हिल्स में है, जो 2670 मीटर ऊंची है। तो इस प्रकार से इसकी हाइट में विविधता देखने को मिलती है। जबकि जो पूर्वी घाट है, इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर से 900 मीटर के आसपास मिलती है। देन आता है पठार के जो भूगर्भिक हलचलें हैं, उसके कारण इस पर कुछ भ्रंशों की उत्पत्ति हुई है, जैसे नर्मदा और ताप्ती नदियों के भ्रंश, महानदी की घाटी या गोदावरी कृष्णा नदी, ये सब भ्रंश क्षेत्रों से ही बहती हैं। इसी प्रकार से यदि हम इसके ढलान के अनुरूप इसके ढलान का अध्ययन करें या नदियों का अध्ययन करें तो इसका ढलान विविध दिशाएं लिए हुए है। कुछ नदियां इससे उत्तर की ओर या उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, जैसे इसके लगभग उत्तर पश्चिमी भाग में चंबल नदी जो यमुना नदी में आकर मिल जाती है। बिहार के आसपास सोन नदी से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इसके पूर्व में जो नदियां हैं उसमें दामोदर, महानदी, गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसी प्रकार से कृष्णा नदी जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये सब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इसी प्रकार से दक्षिण में कावेरी नदी जो है, इनका सब ढलान पूर्व की ओर है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से पश्चिम की ओर बहती हैं, जिसमें नर्मदा सबसे प्रमुख है, दूसरी प्रमुख नदी ताप्ती है और दक्षिण में केरल में पेरियार प्रमुख नदी है। तो इस प्रकार से इसका ढलान जो है वो लगभग तीनों चारों दिशाओं में सामान्य रूप से देखने को
मिलता है, लेकिन मुख्य ढलान इसका जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसी प्रकार से यदि इसमें पाई जाने वाली छोटी पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो इसके बीच में सेंट्रल हाईलैंड मिलती हैं, यानी मध्यवर्ती उच्च भूमियां हैं, जिसमें अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, पूर्व में छोटा नागपुर पठार, मेघालय में शिलोंग पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार, और उड़ीसा छत्तीसगढ़ के आसपास का क्षेत्र दंडकारण्य पठार, तेलंगाना के क्षेत्र के आसपास तेलंगाना पठार, कर्नाटक का जो ऊंचा पर्वतीय भाग है या पठारी भाग है वो कर्नाटक पठार, और महाराष्ट्र का लावा युक्त प्रदेश दक्कन पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके प्रमुख पठारी भाग हैं। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट जिसे सहयाद्री के नाम से जानते हैं, और पूर्व में पूर्वी घाट जो अधिकांश कठा-पठा भूभाग है तो उसे पूर्वी भाग के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो और भूआकृतिक लक्षण देखें तो कुछ एरिया ऐसे मिलते हैं जो लावा युक्त हैं, जो लावा पठार के रूप में जाना जाता है। लावा दक्कन पठार का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर मालवा उच्च भूमि या मालवा पठार के नाम से इसे जाना जाता, जो विंध्याचल और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का ऊंचा पठारी भाग है। यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें सामान्य रूप से देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से यदि इसके मुख्य रूप से भूभागों को देखें तो दक्कन पठार में 3 भूभाग मुख्य रूप से मिलते हैं। एक है मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ जो अरावली पर्वत श्रृंखला और यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच का भूभाग है, जिसमें मालवा पठार, इसके साथ साथ बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठारी भाग शामिल हैं। दूसरा प्रमुख भाग है दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से फैला हुआ, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, जो लावा से निर्मित है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। इसका दक्षिणी भाग कर्नाटक पठार या तेलंगाना पठार के नाम से जाना जाता है। और फिर शेष है इसका पूर्वी भाग जिसे हम उत्तर पूर्वी पठार या मेघालय पठार के नाम से जानते हैं, जो साथ ही साथ यहाँ पर कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। देन आता है जो दक्कन का पठार है, इसका निर्माण जो है वो लावा से हुआ है। लावा युक्त ज्वालामुखी एक्टिविटीज से बना ये एक त्रिभुजाकार पठारी भाग है जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। यहाँ पर इसके उत्तर में सतपुड़ा व विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इसके उत्तर में नर्मदा व तापी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके बीच से गोदावरी, कृष्णा नदियाँ बहती हैं और इसके उत्तर पूर्वी हिस्से से महानदी प्रवाहित होती है। यह लावा से निर्मित भूभाग है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 से 1100 मीटर के आसपास है। इसका ढलान जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य रूप से है। देन आता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी सिरा है जो एक श्रृंखला के रूप में है, क्योंकि यहाँ का जो पश्चिमी हिस्सा वो एक नीचे धंस गया था, जिससे ये खंड जो है एक घाट के रूप में यानी पर्वत के रूप में बन गया, जिसको यहाँ महाराष्ट्र, गोवा के आसपास सह्याद्री कहते हैं। कर्नाटका में यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी इसकी कुद्रेमुख है। यहाँ आगे नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से इसको जानते हैं, जहाँ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमाएँ मिलती हैं। इसके साथ साथ यहाँ इसकी सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला है जो अन्नामलाई पहाड़ियों में अनाईमुडी के नाम से है। यहाँ केरल के दक्षिण हिस्से में यहाँ पर पश्चिमी घाट का जो भाग है उसे कार्डेमम हिल्स या इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट जो है वो सतत है, यानी कहीं से भी कटा फटा नहीं है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र है, पूर्वी ढाल जो वो हल्का है, स्लोप है पूर्व की ओर, और ये इसका ऊंचाई जो है लगातार दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इसके पश्चिम में केरल का जो भाग है जिसे मालाबार तट कहते हैं, वहाँ पर भारी बारिश होती है पश्चिमी घाट से दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के टकराने से। इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो वो
900 मीटर से 1100 मीटर है, जबकि सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जो 2600 मीटर से अधिक ऊंची है और इसकी चौड़ाई लगभग जो है वो 50 किलोमीटर से के आसपास है। कहीं कहीं पर इसकी जो चौड़ाई है वो 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक मिलती है। देन आता है कि जो पश्चिमी घाट है क्या ये बीच में से कटा फटा है, तो सामान्य रूप से ये बीच में से कटा फटा नहीं है। इसे केवल कुछ एक रास्तों से, दर्रों से पार किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक दर्रा है जिसे थाल घाट के नाम से जानते हैं, इसमें जो 581 मीटर ऊंचा है महाराष्ट्र के आसपास। तो यहाँ से जो है मुंबई से कलकत्ता को रेल मार्ग गुजरता है। दूसरा दर्रा है उसे भोर घाट के नाम से जानते हैं जो 630 मीटर ऊंचा है, जिससे मुंबई से होता हुआ चेन्नई को रेल मार्ग जाता है। तीसरा दर्रा जो है केरल में मिलता है जिसे पाल घाट के नाम से जाना जाता है, जो 305 मीटर ऊंचा है। यहाँ केरल से तमिलनाडु को जो है सड़क मार्ग गुजरता है। तो इन दर्रों से ही इसको पार किया जा सकता है। एक यहाँ पर दक्षिण में सैनकोटा गैप के नाम से भी एक दर्रा इसमें मिलता है। देन आता है पश्चिमी घाट की प्रमुख श्रेणियाँ। यदि हम श्रेणियों की बात करें तो पश्चिमी घाट को मुख्य रूप से सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसके यहाँ पर महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पर्वत है जो 1438 मीटर ऊंचा है। इसके दक्षिण में यदि कर्नाटक में बात करें तो यहाँ पर कर्नाटका में कुद्रेमुख सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका की सीमा पर नीलगिरी पहाड़ियाँ सबसे ऊंची हैं, जिसमें दोदा बेटा सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई 2670 मीटर है। और नीचे यदि हम बात करें अन्नामलाई हिल्स हैं जहाँ सबसे ऊंची चोटी जो है 2695 मीटर अनाईमुडी है, जो पूरे के पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके दक्षिण में यहाँ पर कार्डेमम हिल्स मिलती हैं जिस पर इलायची सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इनको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। देन आता है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट जो है वो कटा फटा है, जो नदियों ने, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने बीच में से उसको काट रखा है। ये कम ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक ऊंचे हैं। इसकी जो अधिकतम ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी जो यहाँ पर मिलती है और जो लगभग जो है 1500 मीटर के आसपास ऊंचाई उसकी है। इसके साथ साथ इसमें कुछ छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ मिलती हैं, जैसे यहाँ पर जावड़ी पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा नल्लामलाई हिल्स हैं। यहाँ जो है उड़ीसा के जो भूभाग है इसमें दंडकारण्य पठार का पूर्वी भाग है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ अन्य पहाड़ियाँ भी मिलती हैं जिसमें पालकोंडा, वलीकोंडा, पंचमलाई आदि अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यदि हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तुलना करें तो पश्चिमी घाट सतत है, पूर्वी घाट बीच में से कटा फटा है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है, पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, जबकि पूर्वी घाट को पूर्वी घाट के नाम से ही जाना जाता है। पूर्वी घाट की चौड़ाई अधिक है लेकिन ऊंचाई कम है। पश्चिमी घाट की चौड़ाई कम है और ऊंचाई अधिक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी को अनाईमुडी के नाम से जानते हैं, जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो इस प्रकार से कुछ डिफरेंस भी हम दोनों में बता सकते हैं। देन आती है सबसे ऊंची चोटी, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर महेंद्रगिरी है, जिसे पार्श्वनाथ के नाम से भी जानते हैं, जो लगभग 1051 मीटर ऊंची है। जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो 2695 मीटर के आसपास ऊंची है। देन आती है मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ जो बीच में मिलती हैं, जिसमें मालवा का पठार प्रमुख भूखंड है, जो जिसके पश्चिम में अरावली पर्वत शिखर और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत शिखर मिलता है, जो सामान्यतः समुद्र तल से लगभग 600 मीटर से 900 मीटर तक ऊंचा है। और इस मालवा पठार के भूभाग की ऊंचाई लगभग 800 मीटर के आसपास है। इसके जो उत्तर पूर्वी भाग हैं, यहाँ से चंबल नदी बहती है, जिसने यहाँ के भूखंडों को बहुत अधिक
काट रखा है, जिसके कारण से यह भूखंड जो है बीहड्स के बैडलैंड के रूप में जाना जाता है, यानी ज़्यादा कटी फटी भूमि है जिसे चंबल के बीहड़ कहते हैं। देन आती है अरावली पर्वत शिखर, जो इसके पश्चिम में है और जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैला है, जो प्राचीनतम बलित पर्वत रहा है, जो आज अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, क्योंकि इसका बहुत अधिक अपरदन हो गया है, जिससे अपरदित मिट्टी इसके आसपास जम जाने से इसकी ऊंचाई कम हो गई है और इसकी खुद की ऊंचाई भी अपरदित होने के कारण नीची हो गई है। हालांकि वर्तमान में इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो माउंट आबू है, जो कोटा के आसपास, कोटा शहर के आसपास स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। माउंट आबू, इसको गुरु शिखर के नाम से जाना जाता। माउंट आबू के पास में है ये अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, हाईएस्ट पीक। देन आता है विंध्याचल पठार, मध्य प्रदेश के यानी महाराष्ट्र का उत्तरी भाग और मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग जो है वो विंध्याचल पर्वत के रूप में प्रमुख पर्वत शिखर है। यहाँ पर भारनेर, कैमूर, पार्श्वनाथ ऐसी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। गुजरात के अंदर यहाँ पर गिर पहाड़ियाँ हैं। बिहार में आगे तक ये रीवा पठार के रूप में या बघेलखंड पठार के रूप में तथा राजमहल की पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ भूभाग है। देन आता है सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं। नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर एक गहरी खाई से बहती है, जो जिसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत शिखर फैले हुए हैं। सतपुड़ा पर्वत के पास यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो अमरकंटक पठार है, जहाँ से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है, पूर्व की ओर सोन नदी निकलती है और दक्षिण की ओर महानदी निकलती है। सतपुड़ा पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यहाँ पर जब नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास एक बहुत सुंदर जलप्रपात का नज़ारा बनाती है, जिसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से विश्व भर में जाना जाता है। वेरी फेमस वाटरफॉल है ये धुआंधार वाटरफॉल, जो जबलपुर के नज़दीक है, नर्मदा नदी बनाती है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं। देन आता है बुंदेलखंड का पठार। यह मालवा पठार के पूर्व में है, यमुना नदी के दक्षिण में है और विंध्याचल पर्वत के पास में स्थित है। यहाँ पर चंबल नदी ने इस क्षेत्र को बहुत अधिक काट छांट रखा है, इसलिए इसको चंबल के बीहड़ के नाम से भी कुछ हिस्से को इसको जाना जाता है। इसके पश्चिम में मालवा पठार है, इसके पूर्व में बघेलखंड का पठारी भाग है। देन आता है छोटा नागपुर का पठार, जो झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उड़ीसा के उत्तरी भाग, इन सब में फैला हुआ एक ऊंचा भूखंड क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। इसमें भारत में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा देखने को मिलती है। और यहाँ पर अन्य जो यदि भूभागों की बात करें तो इसमें हजारीबाग पठार, कोडरमा पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ, ये सब शामिल हैं। और इसके दक्षिण में, छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में एक छोटा सा पठारी भाग मिलता है, जिसे रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दामोदर नदी बहती है, जिसके ऊपर भारत की सबसे पहली पंचवर्षीय योजना बनाई, सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनाई थी, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, DVC कहते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। देन है भारत का उत्तर पूर्वी भाग, जिसे कार्बी एंगलोंग और मेघालय पठार के नाम से जानते हैं, जो ऊंचा पठारी भाग है, जिस पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसके कुछ अन्य भागों में हम कह सकते हैं कि इसे शिलांग का पठार, मेघालय पठार या कार्बी एंगलोंग पठार के रूप में जान सकते हैं। इसके पश्चिम में मालदा
भ्रंश मिलता है जिसे गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने अवसाद से भर दिया है। वास्तव में इसके पश्चिम में छोटा नागपुर का पठारी भाग है और यहाँ बीच में मालदा भ्रंश है। तो ये कभी एक ही भूखंड होता था जो बाद में नदियों के द्वारा अवसाद से भर गया। इसी प्रकार से यदि मेघालय पठार की बात करें तो हम इसको कुछ अन्य छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे इसके पश्चिम में गारो पहाड़ियाँ हैं, बीच में इसमें खासी पहाड़ियाँ, इसके पूर्व में जैंतिया हिल हैं, इसके बिल्कुल पूर्व में यहाँ पर कार्बी एंगलोंग का पठार है जो कुछ मेघालय में और कुछ आसाम के क्षेत्रों में फैला हुआ है। और यहाँ पर शिल्लोंग के पठार में दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है जो चेरापूंजी और मौसीन राम के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। और यह एक नगन धरातल है, यानी यहाँ पर वनस्पति का अभाव मिलता है। हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है लेकिन पथरीला धरातल होने के कारण वनस्पति का अभाव है। और यहाँ पर जो है कुछ खनिज संसाधन भी मिलते हैं जिसमें कोयला, लोहा, चूना पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज भी छोटा नागपुर पठार की भांति मेघालय पठार में भी मिलते हैं। अब इस व्याख्यान से संबंधित आपके साथ कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन साझा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप क्या होता है? वह भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है, जैसे भारतीय प्रायद्वीप। देन आता है कि भारतीय प्रायद्वीप को उत्खंड की उपमा क्यों देते हैं? वह भूखंड जो एक बार जल से ऊपर उठ जाए और फिर कभी भी जल में ना डूबे ना धंसे तो उसे उत्खंड कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार ऐसा ही भूखंड है जो एक बार ऊपर उठने के बाद कभी भी दोबारा समुद्र में नहीं डूबा है, इसीलिए इसको उत्खंड की संज्ञा दी जाती है। देन आता है कि प्रायद्वीप पठार पर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो इसके से उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में चंबल, सोन, पूर्व की ओर बहने वाली में दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं। पश्चिम की ओर नर्मदा, तापी व पेरियार नदियां बहती हैं। आओ अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भूखंड भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूहों की भिन्नता के आधार पर भारत का प्राचीनतम भूखंड है? प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय पर्वत व श्रेणियाँ, सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान, भारतीय मरुस्थल। तो सही उत्तर क्या है? सही है ए भाग, प्रायद्वीपीय भूखंड। देन आता है निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पूर्वी भाग है? छोटा नागपुर पठार, कार्बी एंगलोंग पठार, शिल्लोंग अथवा मेघालय का पठार या बुंदेलखंड पठार। इनमें से कौन सा भूभाग प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पूर्वी भाग है? तो सबसे पूर्वी भाग है कार्बी एंगलोंग का पठार। देन है धुआंधार जलप्रपात अपने सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यह किस नदी के द्वारा बनाया गया है? गोदावरी, नर्मदा, शरावती, सोन। तो कौन सी नदी पर है ये है नर्मदा नदी पर, ये आप चित्र देख रहे हैं। देन है मुंबई कोलकाता रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस घाट यानी गैप से गुजरता है? थाल घाट दर्रे से, भोर घाट दर्रे से, पाल घाट दर्रे से या सैन कोटा गैप से? मुंबई कोलकाता रेल मार्ग तो वो जाता है थाल घाट दर्रे से। यहाँ से मुंबई कलकत्ता जाता है, भोर घाट से मुंबई और चेन्नई का रेल मार्ग जाता है, पाल घाट से केरल व तमिलनाडु को मिलाने वाली सड़क गुजरती है। देन आता निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? सेकंड हाईएस्ट पूछी गई है। महाबलेश्वर, दोदा बेटा, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी। सही उत्तर क्या आएगा? दोदा बेटा। दोदा बेटा 2670 मीटर ऊंची है यहाँ पर नीलगिरी हिल्स में। अनाईमुडी सबसे ऊंची है। यदि क्वेश्चन बदल दिया जाए और पहली पूछे तो अनाईमुडी आएगा, यदि पूर्वी घाट की पूछे तो महेंद्रगिरी सबसे ऊंचा आएगा, और यदि केवल महाराष्ट्र में पूछे तो महाबलेश्वर आएगा, और यदि ऑप्शन बदल के क्वेश्चन कर्नाटक का पूछे तो कर्नाटक में सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख थी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं? सेवराय, वेलिकोंडा, पालकोंडा, कॉर्डेमम हिल्स। इनमें से कौन सी
पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री की श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ियाँ हैं। तो वो है उत्तर डी भाग, कार्डेमम हिल्स यहाँ पर हैं। नेक्स्ट आता है आपके लिए इस व्याख्यान से संबंधित गृह कार्य। तो आप गृह कार्य के रूप में निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे कि प्रायद्वीप क्या होता है, कौन से जल क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप को घेरे हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रायद्वीप में भारत की ढाल का वर्णन नदियों की बहाव की दिशा के आधार पर आपने करना है। क्वेश्चन 3, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर बताइए। और क्वेश्चन 4, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये था आपका प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित अध्ययन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।